DSSB का पुनः पहले कोई सिलेबस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने एक नया सिलेबस जारी किया है और कहा है कि अब हम उस आधार पे आपकी परीक्षा लेंगे। हालांकि DSSB को लेकर के, चाहे DSSB हो, चाहे EMRS हो, चाहे NVS हो, चाहे KVS हो, हम हमेशा से आपको ये कहते हैं कि NCERT पर फोकस करना है। 9th 10th 11th 12th की NCERT को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। अब देखो, अब उन्होंने इस बार जो नया सिलेबस जारी किया है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर TGT सोशल साइंस इन DOE एंड NDMC के संदर्भ में उन्होंने ये पत्र जारी किया है। अब देखिए, इसमें भी अगर आप इस सिलेबस में देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे उन्होंने हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, तो हिस्ट्री के बारे में भी जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंटेम्पररी वर्ल्ड यानी समकालीन जो विश्व है, उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी एंड फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। देखो, आपको औद्योगिक क्रांति पढ़नी है, आपको 1929 की महामंदी पढ़नी होगी, महामंदी का प्रभाव जो भारत पे पड़ेगा, जो पीजेंट क्लास के इश्यू हैं, जो श्रमिक वर्ग के इश्यू हैं, जो 20वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास हो रहा है, प्लस कॉलोनियल सोसाइटी जो औपनिवेशिक समाज है उसका भारत में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर जैसे मैं आपको इसका एक सोर्स भी बता दूं कि आप और इसको कहाँ से पढ़ पाओगे, तो जैसे देखो मेरे पास ये कक्षा 9th की कैपिटल वालों की NCERT है। तो इस NCERT का जब आप पहला वाला देखेंगे, तो पहले वाले चैप्टर में जब आप यहाँ पर जाओगे, तो इसमें अच्छा इसका पार्ट 1 और होगा, यहाँ पे कहाँ है, एक मिनट देखिए। तो आप जब इस NCERT को जब आप खोलते हैं, हाँ, तो जब आप इस NCERT को खोलेंगे, ये 10th वाली NCERT और ये 9th वाली NCERT, तो शुरुआत से आप देखेंगे तो एज इट इज वही वाले टॉपिक उन्होंने क्या कर दिए, इसमें ऐड कर दिए वही वाले टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, ये वाला। अच्छा, दूसरा क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल टॉपिक कॉमन है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, EMRS KVS DSSB सब में ये एग्जाम कॉमन है ना, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरा, जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर चलूँ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो प्रभाव है वो क्या क्या है, प्लस द 1857 रिवोल्ट 1857 की क्रांति है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है 1885 टू 1947 है, रशियन रिवॉल्यूशन है 1917, उसके कॉज, परिणाम, इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, फिर राइज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का उदय, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़नी होगी, यूरोप में समाजवाद पढ़ना होगा, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का प्रभाव क्या पड़ेगा, फिर राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी में, यानी जर्मनी में आपका जो नाजीवाद है, जर्मनी में आपका जो नाजीवाद है, प्लस इटली में आपका जो फांसीवाद है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, थोड़ा सा बहुत डिटेल में पढ़ना है। द 2 वर्ल्ड वॉर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN, दोनों विश्व युद्ध आपको पढ़ने, प्लस UN की स्थापना के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहो, अगर आप इस हिस्ट्री में पूछना चाहो, तो देखो आपके लिए DSSB की हिस्ट्री में जो उन्होंने सिलेबस भी दिया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्या ध्यान रखना, एक तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक तो आपकी क्या भैया, एक तो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री ध्यान रखना, विश्व इतिहास है, क्या हो जाएगा, विश्व इतिहास। अब ऐसा नहीं कि केवल विश्व इतिहास में यही टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसके अलावा भी वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ टॉपिक हैं जो NCERT में दे रखे हैं, उनको भी थोड़ा सा ऐड करना होगा। जब फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे, रूस की क्रांति पढ़ोगे, चीन की क्रांति पढ़ोगे, अमेरिका की क्रांति पढ़ोगे, अमेरिका की क्रांति के दौरान जो घटनाएं घटित हुई उनको भी पढ़ोगे, तो थोड़ा सा डिटेल में है। पुनर्जागरण भी पढ़ लोगे, पुनर्जागरण के बाद किस तरीके से भारत में हो रहा है, फिर उसके बाद ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही है, तो इन समस्त चीजों को फिर थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा। एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा इसमें आपका दे रखा है, ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरा आप इसमें दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री दे रखा है, जिसको हम कह रहे हैं आधुनिक इतिहास। अब देखो, आधुनिक इतिहास भी जो इसमें दे रखा है, वो आधुनिक इतिहास, उसमें सिलेबस में साफ दे रखा है क्या, कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 से दे रखा है, एंड द फ्रीडम इंडिया, जो द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो चीजें वहां से दे रखा है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 1857 से लेकर के अगर हम जाएंगे तो पूरा 1947 तक की कहानी को हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद UN की स्थापना वो कंटेम्पररी वर्ल्ड में, समकालीन विश्व इतिहास में आ जाएगा, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री में फिर आपको केवल रिवोल्ट ऑफ 1857 ही पढ़ना है ना, या फिर आप कहें कि नहीं मुझे तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही पढ़ना है, बस स्वतंत्रता आंदोलन ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई, इन 2 टॉपिक के अलावा मैं कोई और टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। तो इसके बीच में मॉडर्न हिस्ट्री में कई टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, कई टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे
जब आप 1885 में कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, 1885 में कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और वैसे भी दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में बहुत सारी क्या थी भैया पार्टियां थी, उनके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना होगा। तो कांग्रेस से पूर्व जो पार्टी उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके समावेशन कांग्रेस में कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना होगा। प्लस इसमें जो है बहुत सारे 1857 की क्रांति के समय और उसके बाद में बहुत सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा। सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना होगा, जो सामाजिक सुधारक हुए हैं, जो सामाजिक सुधारक हुए उन सामाजिक सुधारकों के बारे में पढ़ना होगा। प्लस जो सुधार भी हुए उन सुधार के बारे में पढ़ना होगा। प्लस थोड़ा सा जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे वायसराय एवं गवर्नर जनरल हुए हैं, वायसराय एवं गवर्नर जनरल, तो जितने भी वायसराय एवं गवर्नर जनरल हुए हैं उस वाले टॉपिक को भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना होगा। एक बेसिक जानकारी आपको वहां पे रखनी पड़ेगी। यानी अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का एक पूरा का पूरा आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा, तब जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें आधार आप क्या बना सकते हैं खुद से, अगर आप अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो अभी तुरंत मार्केट से ले आइए, यही आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़िए। क्या मैंने क्या कहा, लाइन बाई लाइन पढ़िए। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पर ये मेरी क्लास 10th की एनसीईआरटी है, मैं क्लास 9th वाली ले रहा हूँ, खुली हुई रखी है। तो मैं कहा यहाँ पे मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी आ गया, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद का उदय एवं रूसी क्रांति, 28 पेज नंबर पे। तो बस अब मैं सीधा जाऊंगा यहाँ पे 28 पेज नंबर पे मैं गया सब, और मैंने यूरोप में समाजवादी क्रांति को लेकर के और पढ़ना शुरू कर दिया। 28 पेज नंबर आप देख रहे हो, मैंने इसको कैसे हाईलाइट कर करके एकदम से पढ़ा है डिटेल में, एकदम से चीजों को, है ना। अच्छा, तो हम आगे यहाँ पे सब यूरोप में समाजवाद का उदय एवं रूसी क्रांति, बस आप इसको क्या करो लाइन बाई लाइन एकदम से अंडरलाइन करके समझो, ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में कुछ बेसिक चीजें जाएंगी। उसके बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको करा देंगे। तो एक तो ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो आपको इस तरीके से चीजों को फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, हिस्ट्री मेरा विषय है तो मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है ज्योग्राफी। में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को डील करता हूं स्पेशली टीजीटी में। तो देखो ज्योग्राफी में थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहां थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा के दे दिया है। जैसे पहले तो उन्होंने सोलर सिस्टम वाले को दे दिया है, फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ दे दिया है, फिर मोशन ऑफ द अर्थ दे दिया है, फिर उसका रोटेशन रेवोल्यूशन मतलब पृथ्वी से संबंधित सारी घटनाएं, चाहे वो अर्थ इंटीरियर वाला पार्ट है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन वाला है, चाहे वो वैगनर की थ्योरी है, चाहे वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे वोल्केनो है, चाहे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग है, ब्रंसन वाला भी कहानी जो पृथ्वी से रिलेटेड है वो पूरा इन्होंने दे दिया है। रॉक्स एंड मिनरल्स वाला दे दिया है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन दे दिया है, क्लाइमेट दे दिया है, एटमॉस्फेयर दे दिया है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, ओशन, और उसके बाद बायोस्फीयर, और फिर उसके बाद इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलेशन वाला सेगमेंट, यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला सेगमेंट, एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी और अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स, ये वाले टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट आ गया। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप टॉपिक पढ़ लेंगे भाई। जो भी अगर एनसीईआरटी को फॉलो करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये सारे के सारे टॉपिक किससे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक एनसीईआरटी से दे रखे हैं। यानी यहां पे ध्यान रखना क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने इसको पूरा रिसर्च किया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको इसका रिसर्च करके बताऊं तो जैसे आप देखोगे तो यहां पर मेरे पास में एक तो ये क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। अब इस क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने ये चैप्टर दे रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने चैप्टर दे रखे हैं जैसे भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी एवं जनसंख्या। लेकिन क्लास 9th की एनसीईआरटी का एक डिटेल वर्जन दे रखा है क्लास 11th की एनसीईआरटी में, जिसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण, जो इसमें इन्होंने साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भारत का भौतिक पर्यावरण जो टॉपिक है उसमें थोड़ी सी डिटेल में चीजें दे रखी हैं, उसमें थोड़ी सी डिटेल में चीजें दे रखी हैं, तो आपको इसको पढ़ना होगा। यानी अब आपको यहाँ पे क्या जाना है, तो 9th की एनसीईआरटी प्लस इसके साथ साथ आपको कहाँ जाना होगा, 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर ज्योग्राफी में आप सोर्स पूछना चाह रहे हैं ज्योग्राफी में, तब तक क्या सोर्स हम लोग लगाएं, तो 9th 10th और 11th की एनसीईआरटी को आपको क्या पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा 11th की में 2 एनसीईआरटी है, 11th में एक तो ये वाली एनसीईआरटी होगी और 11th में एक दूसरी वाली, देखो ये वाली भी एनसीईआरटी है मेरे पास यहाँ पे रखी है, ये वाली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इस भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में ही ये टॉपिक दे रखे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और ये सारे के सारे टॉपिक, ठीक है।
तो हमने तो क्योंकि एनसीईआरटी पे काम किया है मैंने, तो मुझे तो चीज़ों के बारे में पता है। तो आप देखोगे जैसे उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे चीज़ों को दे रखा है, ठीक है। तो उत्पत्ति के बारे में दे रखा है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बारे में क्लास 9th और 10th और 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है, फर्स्ट पार्ट जो है वो भी आपको पढ़ना होगा, प्लस आपका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको उसमें कवर करना होगा। तो इससे आपकी ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे अगर चलेंगे तो देखो इकोनॉमिक्स वाले में अगर देखेंगे तो एज इट इज इसमें ये सारे टॉपिक जितने भी ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक भी, जैसे मैं आपको दिखाऊं ध्यान रखना, मेरे पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी मेरे पास रखी है, ध्यान रखना। जैसे ये मेरे पास कक्षा 10th की आर्थिक विकास की समझ वाली एनसीईआरटी यहाँ पे रखी है। इस एनसीईआरटी में अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, ध्यान रखना, इस एनसीईआरटी में अगर देखूंगा तो आप देख रहे हो इसमें विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा और साख, मुद्रा और साख मनी एंड क्रेडिट के अंदर सारे के सारे टॉपिक, मुद्रा और साख। फिर आप सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा मनी एंड कैपिटल मार्केट, डिमांड मनी एंड सप्लाई मनी, डेब्ट ट्रैप, सेल्फ ग्रुप, कमर्शियल बैंक, ये सारा का सारा। उसके बाद सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो ग्रोथ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और उसके अलावा फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा है ना, उपभोक्ता अधिकार वगैरह। तो एक तो यहाँ पे थोड़ा सा 9th की एनसीईआरटी में तो कम है क्योंकि उसमें कहानी के माध्यम से चीजों को समझाया गया है, लेकिन 10th और थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना होगा 11th की एनसीईआरटी, भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ। थोड़ा सा 11th की एनसीईआरटी को पढ़िए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको अपनी सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम आपको क्या बता रहे हैं, तो 9th, 10th और 11th ये तीन एनसीईआरटी आपको पढ़ लीजिए। 9th, 10th एंड 11th ये तीनों एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 9th और 10th की हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है, इकोनॉमिक्स में 9th, 10th, 11th की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ज्योग्राफी में 9th, 10th एंड 11th के दोनों पार्ट आपको पढ़ लेने हैं। अब आएंगे हम पॉलिटी पर, और जब हम पॉलिटी पर आएंगे ध्यान रखना यहाँ पे जब हम पॉलिटी पर आएंगे, हालांकि ध्यान रखना ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है, सिविक्स वर्ड इसमें गलत लिखा हुआ है, सिविक्स वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, बट अब ठीक है उन्होंने बिल्कुल कॉपी कर दिया ये हमारा से, बट जो भी है। तो अगर आप अब इस सिलेबस को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आप इसमें पाओगे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म संघवाद, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, चैलेंजेस इन टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलीविया, डेमोक्रेसी कंसेप्ट, साइलेंट फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शन, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक आपके दे रखे हैं, सिंगल टॉपिक आपका बाहर नहीं है। कहां से बाहर नहीं है, दो एनसीईआरटी केवल। कितनी एनसीईआरटी, दो एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी। क्या 9th और 10th की एनसीईआरटी में एक एक टॉपिक है। जैसे क्लास 9th की एनसीईआरटी आपके लिए ओपन कर रहा हूं, और जब क्लास 9th की एनसीईआरटी में यहां पर ओपन करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। और देखिए इसमें भी अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे ये एक्चुअली वही ना कि कॉपी पेस्ट कर दिया ना, मैं आपको भी बता रहा था, सिविक्स वर्ड आप नहीं इस्तेमाल करोगे, सिविक्स की आप क्या सब लिखोगे, पॉलिटिकल साइंस, क्या पॉलिटिकल साइंस वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, आपको राजनीति विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राजनीति विज्ञान शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ तो सभी के लिए, चाहे किसी भी वर्ग में आप पढ़ाई कर रहे हो, एनसीएफ तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसकी गाइडलाइन। सिविक्स जो है ध्यान रखना, ये ब्रिटिश काल में, क्या ब्रिटिश काल में ये विषय लाया गया था जो आज्ञाकारिता पर आधारित था। किसमें, आज्ञाकारिता पर आधारित था। तो अब हम जो है सिविक्स वर्ड नहीं उपयोग करेंगे, इसकी जगह पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे लगता है कि डीडब्ल्यूएसबी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसने आखिरकार ये सिविक्स वर्ड क्यों लिखा है, उससे इतनी भारी भरकम मिस्टेक नहीं हो सकती, उसको बाकायदा पॉलिटिकल साइंस शब्द का इस्तेमाल करना होगा। बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो उस तरीके से चलेंगे। तो जैसे देखिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, देखो तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वाले में आ गया टॉपिक आपका, संविधान का निर्माण, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चुनावी राजनीति, कहाँ गया चुनावी राजनीति, देखो यहाँ पे क्या हो गया, चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड चैलेंजिंग टू डेमोक्रेसी, ये वाला आ गया। उसके अलावा संस्थाओं के कामकाज, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ये वाला टॉपिक आपका लोकतांत्रिक अधिकार, उसी में आ गया डेमोक्रेसी वाले में। अब आ जाते हैं हम 10th की एनसीईआरटी पे, और जब हम 10th की एनसीईआरटी पर आ जाएंगे, 10th की एनसीईआरटी में सत्ता की साझेदारी, तो आप देख रहे हो पावर शेयरिंग, उसके बाद फिर संघवाद, आप देख रहे हो फेडरलिज्म, उसका लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसका बाद आप देखो जाति धर्म और लैंगिक मसले, तो जाति धर्म और लैंगिक मसले इसमें दे नहीं रखा, लेकिन इसके अंदर ही आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा जन संघर्ष और आंदोलन, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट लाइक नेपाल एंड बोलीविया में, नेपाल में लोकतंत्र को लाने के लिए जो आंदोलन हुए उनको पढ़ना होगा। उसके अलावा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज
लोकतंत्र के परिणाम, तो डेमोक्रेसी में उसके रिजल्ट, उसके लोकतंत्र के लिए चुनौतियां, उसके अलावा उसकी चुनौतियां क्या क्या है डेमोक्रेसी में, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। तो ये आपके पॉलिटी में तो आपको और कुछ ही नहीं पढ़ना, पॉलिटी में तो कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहां तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना है, केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, आपको हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा फिर भी मैं आपसे कहूंगा, इसके अलावा फिर भी मैं आपको कहूंगा कि इंडिया के संदर्भ में थोड़ा सा, इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा क्लास, अगर मैं बात करूंगा थोड़ा सा 7th और 8th की एनसीईआरटी में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, वो भी एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ लेंगे होंगे, ताकि थोड़ा सा आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जैसे जुडिशरी है, जैसे थोड़ा डिटेल में वहां पे दे रखा है, जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी दे रखा है, तो डाइवर्सिटी के बारे में 9th की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा क्लास 6th की पॉलिटी की एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, थोड़ा सा वहां पे जाकर के पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऑल ओवर समझ बनाने के लिए तो आपको शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगा, लेकिन फिर भी डिटेल में अगर आपको जाना है तो केवल क्लास 9th और 10th, बस यही इंपॉर्टेंट आपको है। तो मुझे लग रहा है ये डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया। मैंने थंबनेल पर जो लिखवाया था कि DSSB TGT में नए नए बदलाव जो हुए, ये नए बदलाव हुए, ये बड़ा बदलाव है, और एसएसटी की तैयारी कैसे करें, उन सभी एस्पेक्ट को मैंने आपके इसमें और जो है कर लिया है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। DSSB TGT का मेरा खुद के द्वारा बनाया गया एक बढ़िया बेहतरीन कोर्स है TGT SST का, सोशल स्टडीज का। तो यदि आपको कोर्स चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया गया उस नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। 878755238500, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप DSSB TGT SST के कोर्स के साथ में हमारा जुड़ सकते हैं। बाकी इस चैनल पे बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूं DSSB के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।